नमस्ते। तो आज एक और कठिन लगने वाला बिंदु, समास। इस समास को मैं आसान बनाने की कोशिश करती हूँ। वैसे ये बहुत आसान ही है, बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप किसी भी पाठ, किसी भी व्याकरण के बिंदु की भूमिका में अपना 100% इन्वॉल्वमेंट दें, तो आप देखेंगे 5 मिनट के बाद आपको लगेगा कि अरे ये इतनी छोटी सी बातें थी। तो चलते हैं हम। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि जब आप शीर्षक देखें कि ये समास, वैसे तो आप 6th क्लास से पढ़ते आए हैं, पर मेरा आपसे प्रश्न है कि जब भी कोई नया बिंदु टीचर आपके सामने रखे, तो आपके मन में एक जिज्ञासा होना चाहिए कि आखिर ये 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में क्यों प्रश्न पत्र में पूछा जाता है, समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में क्यों इसकी ज़रूरत है। तो ये अगर हम इसकी आवश्यकता पर पहले बल देंगे तो आपको इसका महत्व समझ में आ जाएगा और उसके लिए आप मानसिक तैयारी कर लेंगे। आपने नारियल देखा है? जैसे नारियल ऊपर से कठोर लगता है और अंदर से मुलायम होता है, ऐसे ही व्याकरण का हर शीर्षक देखने में कठिन लगता है। जैसे हमने संज्ञा में, संज्ञा क्या है, पर जब आपने जाना कि आपका नाम ही तो संज्ञा है, वस्तु का नाम ही तो संज्ञा है, ऐसे ही हर शीर्षक में बिल्कुल ऐसा ही आसान है। तो हम बात करते हैं समास की कि क्यों ज़रूरत है। रविंद्र केलेकर का पाठ आपने पढ़ा, पतझड़ में टूटी पत्तियाँ। उसमें आपने देखा था कि किस तरह बड़ी बड़ी बातों को छोटे वाक्यों में कहने की कला में वो माहिर हैं, और यही कला हमें भी सीखना है। भाषा कभी तो हमें विस्तार से लिखना सिखाती है और कभी हमारे पास शब्द सीमा होती है, और शब्द सीमा के अंदर हमें अपनी बात को वजनदार तरीके से रखने की कला सीखनी होती है, तब हमें अंक अधिक मिलते हैं। आप जानते हैं दूध, छाछ, मक्खन, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। छाछ की कीमत सबसे सस्ता होता है, दूध उससे महंगा होता है, मलाई उससे भी महंगी होती है, मक्खन उससे महंगा होता है, और सबसे महंगा होता है घी। ऐसे ही आपके बड़े बड़े वाक्य लंबा और विस्तार से लिखना, जहाँ पूछा ना जाए वहाँ आपके अंक आपको कम मिलते हैं, क्योंकि वो आप छाछ की तरह लिखते हैं, काम की बात कम और विस्तार ज़्यादा। और जहाँ आप मूल बात पर काम करते हैं, इसके लिए मानसिक तैयारी ज़्यादा लगती है। इधर उधर से उदाहरण से हमें बातों को आसान बनाना होता है, लेकिन जब हम इस कला में माहिर हो जाते तो हम लिखते कम हैं और पाते ज़्यादा हैं। तो आज हम इसी कला में माहिर होने के लिए समास सीख रहे हैं, और समास नाम है शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया का नाम। दूर दूर जो शब्द हैं उन्हें पास लाकर जब हम प्रयोग में लाते हैं तो वो समास बन जाते हैं, समस्त पद बन जाते हैं। और वो कैसे लाते हैं और कैसे उन्हें दूर करते हैं, इसको हम समस्त पद और दूर करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। इधर एक बात ध्यान रखना, आप संधि पढ़कर आए हैं 9th में। संधि में हम वर्ण पर काम करते हैं। जैसे हमने कहा विद्यालय, तो यहाँ विद्या और आलय में प्लस के बाईं साइड जो आ आया और प्लस के दाईं साइड जो आ आया, ये आ और आ मिलके दीर्घ आ बन गए, और इधर आपकी दीर्घ स्वर संधि हो गई विद्यालय। लेकिन जब हम समास में इसी शब्द को लेंगे विद्यालय, तो ये बन जाएगा विद्या का आलय। कई बार आप प्लस का निशान लगा के समास विग्रह कर देते हैं, जो गलत है, वो संधि का तरीका है। तो संधि होती है वर्णों में और समास का विग्रह होता है शब्दों में।
और इसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं। पद आप अच्छी तरह जानते कि जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं, व्याकरणिक बंधन में हो जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं। तो इन चीज़ों को हमें जानना है कि सम पास में आस माने रखना। जब हम शब्दों को पास पास रख देते हैं, संक्षिप्त कर देते हैं, इस प्रक्रिया का नाम, इस विधि का नाम समास कहलाता है। और पद, हर समास में 2 पद तो कम से कम होते ही हैं। इसमें ये ध्यान रखना है कि पहले पद को हम प्रथम पद और बाद में आने वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे ए में पूर्वार्ध, बाद के साल को ए में आपका उत्तरार्ध, किसी बात का पहला हिस्सा पूर्वार्ध, बाद वाला उत्तरार्ध। तो ऐसे ही इधर है पूर्व पद और उत्तर पद। इन 2 शब्दों से आप अच्छी तरह परिचित हो जाएं। अब इसके बाद आपको सीखना है कि समास को श्रेणी में बांध दिया गया है कि कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं। सबसे पहला तो आप सीख ही लिया कि क्यों हम समास का प्रयोग करते हैं, भाषा को संक्षेप में बोलने के लिए। जैसे मुझे बोलना, मुझे चौराहे पर जाना है। अब इसमें समास युक्त शब्द कौन सा है? चौराहा। जहाँ 4 रास्तों का समाहार हो, 4 रास्ते मिल रहे हैं, मुझे वहाँ जाना है। ऐसा बोलने से अच्छा लगेगा कि मुझे चौराहे पर जाना है। या मैं 5 नदियों वाले प्रांत में गया था, इसकी बजाय क्या बोलेंगे? मैं पंजाब गया था। तो ये मैंने 10 मुख वाले रावण का दहन किया, इसकी जगह मैंने दशानन का दहन किया। तो इस तरह गणेश है ना, गणों के स्वामी हैं जो, उनकी मैं वंदना करता हूँ, बजाय इसके मैं गणेश की वंदना करता हूँ। तो ये तो समझ में आ गया कि हम हर दिन समास युक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं, बस हम ये जानते नहीं हैं कि इसमें से कौन सा शब्द समास युक्त है। आप विद्यालय बोलते हैं, समास युक्त शब्द है। आप हिमालय बोलते हैं, समास युक्त शब्द है। जब इसका संधि करोगे हिम प्लस आलय होगा, लेकिन जब समास विग्रह करोगे तो हिम का आलय। तो इस तरह से आपने एक शब्द सीखा पूर्व पद, एक शब्द सीखा उत्तर पद, एक परिभाषा सीखी कि शब्दों को पास आने की विधि को, संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में जो शब्द 2 शब्दों को जोड़ते हैं, कभी तो ये और होता, कोई योजक शब्द है, कभी विभक्ति के चिन्ह होते हैं, कभी का होता है, कभी से होता है, कभी के लिए होता है। तो इन शब्दों को हम हटा देते हैं और फिर शब्दों को पास पास कर देते हैं। जैसे आज मैंने दाल और रोटी खाई, बजाय इसके हम क्या बोलेंगे? आज मैंने दाल रोटी खाई। माँ रसोई घर में है। अब इसका विग्रह करने के लिए जो घर रसोई के लिए बना है, माँ उसमें है। तो आप समझ रहे हैं कि हम दिन भर शब्द बोलते हैं। मैं विद्यालय गया, विद्या के लिए जो आलय है मैं उसमें गया। आज मैं पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ रहा था, पुस्तक के लिए जो आलय बना उसमें पुस्तक पढ़ रहा था। तो इस तरीके से दिन भर जितनी शक्ति हो उतना दान कीजिए। इसकी जगह हम बोलते हैं यथाशक्ति दान कीजिए। पत्र लिखने में हम बोलते हैं सभी को, घर में बड़े लोग होते हैं, छोटे भी होते हैं, हमारे हम उम्र के भी होते हैं, तो हम एक शब्द में लिख देते हैं सभी को यथोचित सम्मान। यथोचित समास युक्त शब्द है। जितना उचित हो, यथा शब्द का अर्थ होता है जितना, जितना उचित हो। यथा संभव आप समास की तैयारी करें, जितना संभव हो। यथा संभव आप दान दें, मतलब जितनी आपकी आर्थिक स्थिति हो। मैं प्रतिवर्ष अव्वल आता हूँ, तो इधर प्रति शब्द लगा हुआ है, प्रतिवर्ष ये समास युक्त शब्द है। मैंने नीलकंठ को देखा, नीलकंठ
नीले रंग के पक्षी को देखा, या जिसका कंठ नीला है उसे देखा, या मैंने नीलकंठ की आराधना की। तो नीलकंठ नाम से जो भगवान प्रसिद्ध हैं उन शिव की मैंने आराधना की। ये मैं बाद में बताऊंगी कि कहाँ कौन सा समास है, पर अभी मेरा प्रयत्न है कि आप अपने आसपास देखें कि आप क्या समास युक्त शब्द प्रयोग करते हैं। आपकी शिक्षिका बोलती है कि महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित कीजिए। ये रेखांकित शब्द समास युक्त शब्द है, अर्थात नीचे रेखा खींच दीजिए, रेखा से अंकित कीजिए। हस्तलिखित कॉपी होना चाहिए, तो हस्तलिखित हाथ से लिखी हुई होना चाहिए, कोई प्रिंट नहीं होना चाहिए। मैंने जीवन भर अच्छे कार्य किए, तो जीवन भर आजन्म अच्छे काम करने का, आमरण मैंने ये संकल्प लिया। तो इस तरह से बाजार में कुछ चीज़ें आई और हाथों हाथ बिक गई, हाथों हाथ बिक गई। तो ये हाथों हाथ भी अव्यय शब्द है। जो व्यक्ति कोरोना युक्त हैं उन्हें एकांतवास में रखा जाता है। तो कोरोना युक्त हैं अर्थात रोग युक्त हैं, ये रोग युक्त समास है। रोग मुक्त हो चुके हैं, ये भी समास है। तो इस तरह से हम दैनिक जीवन में समास युक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम हर तरह के समास का प्रयोग करते हैं। अभी मैंने आपको नाम नहीं बताए, पर मैं बताऊंगी जब, तब तक आप समझ जाएंगे कि अब हमें समास बहुत आसान लगने वाले हैं। तो हम हर तरह के समास युक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम समास को तोड़ना अच्छी तरह जानते हैं और तोड़ने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं और जोड़ने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जोड़ के जो शब्द बनता है उस शब्द को हम समस्त पद कहते हैं। ये अच्छी तरह याद हो, और नहीं हो तो एक वीडियो को फिर से देख लीजिए। अब मैं आपको समास के भेद ही आज बताऊंगी, लेकिन उनकी व्याख्या अगले वीडियो में करूंगी। तो समास के भेद के लिए सबसे पहले आ नाम से चलते हैं, अल्फ़ाबेटिकली। अव्ययी भाव समास, ठीक है। आ अक्षर को पहले लेते हैं जिससे भूलें नहीं। और जब आप पुस्तक में देखोगे या हमारे वीडियो में जो आपको साइड में दिख रहे हैं, इनकी सबसे ज़्यादा काम करेंगे स्पेलिंग पर। वर्तनी और मात्रा की त्रुटि गलत होगी तो आपका उत्तर पुस्तिका पर प्रभाव बहुत खराब पड़ेगा। तो इन 6 शब्दों को विशेष प्रयास से 2-2 बार लिखना देखेंगे। तो पहला है अव्ययी भाव समास, ठीक है। दूसरा हम याद करते हैं तत्पुरुष समास। देखें आप, ता है उसके बाद आधा ता है, और इसको ध्यान रखना। दूसरा हम लेते हैं तत्पुरुष समास। तीसरा लेते हैं कर्मधारय समास। इधर ध्यान रखना, धारय या है बाद में, आप अक्सर धारण कर देते हैं। तो कर्मधारय समास। चौथे नंबर पर हम सीखते हैं द्विगु समास। दा के नीचे हलंत है, वा पर ह्रस्व ई की मात्रा है और गा में ह्रस्व ऊ, द्विगु समास। और पांचवें नंबर पर हम लेते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व लिखना जरा ध्यान से देख लें। दा लिखें, फिर वा लिखें, फिर दा लिखें, फिर वा लिखें, और वा पर अनुस्वार लगा दें और दोनों दा पर हलंत लगा दें, तो कभी गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। ये मानक रूप ही इसका लिखें तो अच्छा रहेगा। तो ये द्वंद्व समास। और 6वें नंबर पर बहुव्रीहि समास। पहले बा बकरी का है और फिर वा वन का है, और दीर्घ ई है व्री पर और हा पर ह्रस्व ई। ध्यान से लिखना देखें, बहुव्रीहि समास। तो याद रखें, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इन क्रम को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं।
कुछ लोग समास के 4 भेद ही बताते हैं, वो 2 को एक में मर्ज कर देते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से इन समास की व्याख्या करूंगी और मुझे उम्मीद है कि ये समास आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। जीवन भर, ये भी समास का विग्रह है। आजन्म, ये भी समास युक्त शब्द है। तो जीवन पर्यंत नहीं भूलेंगे। ये बात आप अच्छी तरह मन में बिठा लीजिए और अगले वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।